जबरदस्त शॉट, शानदार शॉट। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट में सुपर स्टारडम का दौर था और बॉल बाउंड्री के बाहर वाकई कमाल का शॉट था। उस वक्त क्रिकेटर्स भी फिल्म स्टार्स की तरह मशहूर और महान हो गए थे। ओह क्या कमाल का कैच है, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। खेल का रोमांच, उसकी खूबसूरती और खेल का सस्पेंस कि कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं, बचना मुश्किल है। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौन हैं या कहां से आए हैं, आप पूरे देश के हीरो बन सकते थे। हम अपने सितारों जैसा बनना चाहते थे। हमने देखा कि क्रिकेट का दीवानापन क्या होता है। लेकिन जब सट्टेबाजी की बात आई तो मैं एकदम अनजान थी। भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। तो जब हमने बुकीज के बारे में सुनना शुरू किया तो हम जानते थे ये सही नहीं है। पर हम कौन हैं? हम तो नौसिखिए रिपोर्टर हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। हमें किसी की जरूरत थी जो सब कुछ सुलझा सके। फरवरी 1997 में मैं एक वनडे सीरीज कवर करने गया था। मैं प्रेस बॉक्स में बैठा था और मैंने देखा कि वहां के पूरे माहौल में एक तरह का टेंशन था। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ जर्नलिस्ट को कॉल्स आने शुरू हो गए थे। वो बात कर रहे थे कि मैच में आगे क्या होने वाला है, किसे टीम में नहीं लिया जाएगा, किसे टीम में रखा जाएगा, पिच का बर्ताव कैसा होगा, और वो उन्हें दांव बता रहे थे। और तभी मुझे एहसास हुआ कि अरे नहीं, ये तो बुकीज की कॉल्स हैं। प्रेस बॉक्स में बैठकर आपको बुकीज के कॉल्स नहीं लेने चाहिए, ये उसूल की बात है। इस बात पर मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया। पता है, उसके बाद मैं सोचने लगा कि ये सब चल क्या रहा है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसमें कितना पैसा लगा होगा। तो उसके बाद मैंने और पता लगाना शुरू किया और मैंने कुछ और बुकीज से बात करने की कोशिश की। वो मुझे खुद को फिल्माने नहीं देते या फोटो नहीं लेने देते। उन्होंने तो मुझे अपने नाम भी नहीं बताए, पर आखिरकार उनमें से कुछ बात करने के लिए तैयार हो गए। वहां बहुत हलचल होती थी, फोन हमेशा बजते रहते थे। विकेट गिरने पर, रन बनने पर दांव बदलते रहते थे। उस वक्त सारा काम भरोसे पर होता था। आपकी बेट्स लेने के लिए उन्हें पता होना चाहिए था कि आप कौन हैं। खतरे की घंटी तब बजी जब कुछ लोगों ने उन कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि पंटर अपनी बेट से मुकर न जाए। देगा तो उसको तकलीफ होगी, जो जिंदा होगा नहीं जिंदा। भारत में सट्टेबाजी की बहुत मांग थी और क्रिकेट की ही तरह पूरे भारत में थी। आप किसी भी चीज पर सट्टा लगा सकते थे कि 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर क्या होगा, एक खास बैट्समैन कितने छक्के मारेगा। पंटर्स तो फील्डिंग लगाने और बॉलिंग बदलने पर भी बेट्स लगाते थे। तो एक बुकी के पास इंफॉर्मेशन होने से उन्हें बहुत फायदा मिलता था। उस वक्त इंफॉर्मेशन ही पावर थी। बुक मेकर्स हमें बताते कि कैसे किसी खास मैच में बेट्स का रुख अचानक बदल जाता। इससे यह शक बढ़ता चला गया कि किसी के पास अंदर की खबर है। क्या है वो अंदर की खबर? और मैं सोचने लगा कि क्या बुकीज प्लेयर को मजबूर कर सकते हैं। 90 के दशक में केबल टीवी आ चुका था और उसने क्रिकेट को देश के हर गांव में पहुंचा दिया। और उस जनरेशन के हर एक लड़के का सपना था इंडियन टीम के लिए खेलना। इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अगर आप किसी छोटे शहर से भी हों तो भी आप एक हीरो बन सकते थे। तब तक प्लेयर्स की एक पूरी नई जनरेशन तैयार हो चुकी थी। वो सभी बच्चे छोटे शहरों से आए थे, तो उनके लिए ये सब नया था। और जहां तक बात क्रिकेटर्स तक पहुंचने की है, उस वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उस वक्त इंडियन क्रिकेटर में ऐसे लोगों की भरमार थी
जो हमेशा इंडियन टीम के आसपास दिखते थे। अनजान लोग इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम तक जा सकते जो उन पर मेहरबान होना चाहते थे। मतलब वो लोग कौन थे? तो मैंने बहुत सारे एक्स प्लेयर्स से बात करनी शुरू की, मगर उनमें से ज्यादातर रिकॉर्ड पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ पता लगाता रहता और आखिरकार मुझे मनोज प्रभाकर मिल गए। शानदार बॉलिंग, बढ़िया इन स्विंग, लेट मोमेंट की वजह से इन्हें विकेट गंवानी पड़ी। मनोज प्रभाकर इंडिया की तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर थे, बेमिसाल प्लेयर और एक जुझारू क्रिकेटर। लेकिन उन्हें हमेशा एक एवरेज खिलाड़ी की तरह देखा जाता। ज्यादातर लोग उन्हें गरीबों का कपिल देव कहते थे। प्रभाकर बहुत गुस्से वाले थे। मैदान में वो बहुत जल्दी भड़क जाते थे। मैं तो सवाल पूछने से भी डर रही थी क्योंकि मुझे लगा वो तभी फोन काट देंगे। मनोज रिटायर हो गए थे 1996 में, क्योंकि वर्ल्ड कप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा था और उसके बाद एक तरह से उन्हें निकाल दिया गया था। तो मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि वो क्या जानते हैं, वो हमें क्या बताना चाहेंगे। मनोज बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। वो जर्नलिस्ट से बहुत बेरुखी से बात करते थे। तुम्हारे बस का नहीं ये सब छापना, रहने दो, छोड़ दो। तो मनोज का रवैया कुछ इस तरह का था। मनोज को बहुत समझाना पड़ा। मुझे याद है मैं उनसे कई बार मिला था, पर आखिरकार उन्होंने मुझे कई किस्से बताए। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि एक इंडियन प्लेयर ने एक मैच फिक्स करने के लिए उनसे संपर्क किया था। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। वो पहली बार था जब कोई फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रिकॉर्ड पर कह रहा था कि ये सब हुआ था। कोई शक नहीं था कि हम वो स्टोरी चलाने वाले थे। ये कुछ ऐसा था जिससे हम बहुत सनसनी पैदा करने वाले थे। तो मैंने ये लिखी जून 1997 में, इंडियाज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट। और ये पहली बार था क्योंकि उससे पहले क्रिकेट मैच फिक्सिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। और मनोज ने जो आरोप लगाए थे उनसे सबके होश उड़ गए थे। मुझे पाकिस्तान से मैच हारने के लिए 25 लाख का ऑफर दिया गया था। मुझे मेरे सामान्य स्तर से नीचे खेलने के लिए कहा गया। मैंने उसे कहा कि कमरे से निकल जाओ। हैरानी की बात थी कि उन्हें इतनी बड़ी रकम ऑफर की गई और ऐसा करने के लिए उनके एक टीममेट ने उन्हें कहा। यह बात काफी परेशानी की है। बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स को पहले से तय नहीं होना चाहिए। खेल में अचानक कुछ होना ही उसे रोमांचक बनाता है। अगर वो पहले से तय होगा तो उस स्पोर्ट से सब छीन लिया जाता है जो उसके वजूद के लिए जरूरी है। और हमें एहसास होने लगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, पर ज्यादातर लोग इसका विश्वास नहीं करना चाहते थे। अचानक क्रिकेट बड़ा बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। मैच फिक्सिंग, एक काला साया मैच फिक्सिंग। जैसे आप साफ मौसम में क्रिकेट खेल रहे हो और तभी काले बादल छा जाए, तूफान आ जाए और मैच रुक जाए। मैच फिक्सिंग के आरोपों से शक पैदा हो गया। कोई भी मनोज प्रभाकर का विश्वास नहीं करना चाहता था। हर तरफ शक का माहौल था। हमारे खिलाफ बहुत गुस्सा था और गेम को चलाने वाले ऑफिशियल्स का रवैया शुरू से ही पूरे मामले को झुठलाने का था। क्रिकेट से जुड़े काफी लोग उस प्यारी सी दुनिया को उजाड़ना नहीं चाहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हम बहुत खुश थे, पैसा आ रहा था। ये बकवास है, इसका असर मत पड़ने दो। और हमारी कहानी को बकवास बताकर सिरे से नकार दिया गया। अचानक हमारी दुनिया में अंधेरा छा गया। मनोज प्रभाकर को पूरी तरह भुला दिया गया। क्रिकेट बोर्ड इतना नाराज था कि उन्होंने हम पर 5 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। वो मामले को दबाना चाहते थे। क्रिकेट चलता रहा, लेकिन ये स्टोरी सामने आने के लिए तड़प रही थी। और जब ऐसा हुआ तो अजीब बात यह है कि ऐसा इत्तेफाक से हुआ।
एक आदमी ने शिकायत की कि उसे धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे और लोग उससे पैसे की उगाही करना चाहते थे। तो हमने फोन टैप करना शुरू किया। हमने सुना उनके बीच कहासुनी हो रही थी। वो बहुत गालियां दे रहे थे। वहां सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही थी, बल्कि वो लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे। और तभी हमने सुना, हाय हेंसी, हाय हेंसी। तो हेंसी क्रोनिये के अलावा और कौन हो सकता था? और एक बार फिर से क्रोनिये ने मैच की शानदार शुरुआत की। हेंसी क्रोनिये दुनिया के सबसे इज्जतदार क्रिकेटर्स में से एक थे, जो करियर की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका के कैप्टन बन गए थे। हेंसी को सब पसंद करते थे। उनमें सबसे अच्छी खूबियां थी, वो अपने देश में भी बहुत मशहूर थे। बिल्कुल वो कम्युनिटी की शान थे। मुझे कितने पैसे दोगे? मुझे नहीं पता, तुम मुझे कितने पैसे दोगे? हेंसी क्रोनिये एक बुकी से बात कर रहे थे। चर्चा डिटेल में हो रही थी कि कौन कितने रन बनाएगा। उन्हें कम से कम 250 रन बनाने होंगे। अच्छा, और इसके लिए कितने पैसे दिए जाएंगे? कुल मिलाकर 140। ठीक है, तो क्या हम तैयार हैं? तो वो एक पक्का सबूत था। हेंसी क्रोनिये मैच फिक्सिंग में शामिल थे। जब पहली बार ये खबर आई तो सबका पहला रिएक्शन था, नहीं ये सच नहीं। क्रिकेट की दुनिया की सभी लोगों में से आप उनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते। साउथ अफ्रीका का जवाब था उसे सिरे से झुठलाना। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ये बेतुका है और झूठ है। इस पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए हमारे पास जो भी सबूत थे उन्हें सबके सामने पेश करना पड़ा। हेंसी क्रोनिये इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया। जब हैंसी की कहानी बाहर आई तो ऐसा लगने लगा था कि अब कोई इसे झुठला नहीं पाएगा कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है। खबरों की दुनिया में हलचल मच गई थी। क्या इंडियन प्लेयर्स भी शामिल हो सकते थे? और मैच फिक्सिंग की स्टोरी को फिर से करने के लिए मैं बहुत जोश में था। और जब मैंने दूसरे रिपोर्टर्स से बात करनी शुरू की, तभी मिंटी हमारे साथ जुड़े। मेरे ख्याल से सच को बाहर लाने का इकलौता तरीका था उंगली टेढ़ी करना। इसलिए हमने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें स्पाई कैम इक्विपमेंट के जरिए हम क्रिकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जासूसी कर सकें ताकि सच्चाई बाहर आए। वो पहली बार था जब भारत में बड़े स्तर पर हिडन कैमरास का इस्तेमाल हुआ था। तो सबसे शानदार टेक्नोलॉजी वाली चीजें लाने के लिए मैं लंदन गया। चश्मों में लगे कैमरास, घड़ियों और पेन में भी ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल भारत में पहले कभी नहीं हुआ, ना देखा था। एक ब्रीफकेस था जिसमें रिकॉर्डिंग की सभी बड़ी डिवाइसेस लगी हुई थीं। तो अब हमारे पास बढ़िया क्वालिटी का स्पाई कैमरा था। हमें बस प्लेयर्स तक पहुंचना था और अंदर की खबर के लिए मनोज पहली पसंद थे। मनोज को एहसास हुआ कि पिछले 3 सालों में किसी को कुछ नहीं मिला, ना कुछ बाहर आया, कुछ नहीं हुआ। उनके लिए उस खेल में चीटिंग होते देखना वैसा ही था जैसे आप अपनी पत्नी को अपने सामने धोखा देते देख लें। और वो कह रहे थे, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं कि ये सब हुआ था। कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। एक चीज थी जिससे मैं उन्हें राजी कर पाया और वो थी टेक्नोलॉजी। तो मैं मनोज के पास वापस गया और उनसे कहा कि अगर आप अंडर कवर जाएं तो बहुत कुछ पता चलेगा जिससे आपके दावे सही साबित हो जाएंगे। जब हम बात कर रहे थे मैं फिल्मा रहा था और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मनोज हैरान रह गए और कहा, यह क्या भला है? उनकी आंखें चमक उठी। सच में ऐसा कर सकता हूं? मनोज को एहसास हुआ कि उन आरोपों को फिर से साबित करने का वक्त आ गया है। 6 हफ्तों के वक्त में मनोज प्रभाकर और अनिरुद्ध बहल कई क्रिकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्टिंग ऑपरेशन करने पूरे देश में कई जगह गए। वो खुद मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं थे, पर वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। अनिरुद्ध बहल एक निडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मनोज प्रभाकर वो अपने दोस्तों और कलीग्स का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे। वो लोग जिनके साथ उन्होंने कई सालों तक क्रिकेट खेला था। ऐसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो पहली बार था जब मैंने अंडर कवर काम किया था।
पकड़े जाने का डर हमेशा दिमाग में बना रहे। ऐसे में एंगल को सही करने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उससे किसी को शक हो जाता। और शायद आपको कुर्सी की टांगे ही नजर आती, चेहरा दिखता ही नहीं। इस बात की भी चिंता रहती कि कहीं बैटरी तो खत्म नहीं हो गई या टेप तो खत्म नहीं हो गई। तो बैटरी या टेप बदलने के लिए बार बार बाथरूम जाना पड़ता था, और ब्रीफकेस लेकर बाथरूम जाने से शक पैदा हो सकता था। टेप्स बनाते थे मनोज और मैं, और फिर मिंटी का काम असल में पूरी फिल्म बनाना था। वो पहला दिन था जब हमें मटेरियल मिला और हमने फुटेज देखनी शुरू की। मुझे एहसास हुआ इस काम को करने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ऑडियो बहुत बेकार था, वीडियो के एंगल खराब थे, और एक ऐसा इंटरव्यू लिखना था जिसमें लिप मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। और हालांकि उनमें से कोई भी खुद किसी गलत काम में शामिल नहीं था, पर बहुत जल्द इतना तो साफ हो गया था कि हमारे हाथ बहुत बड़ी स्टोरी लगी है। अब सब हैंसी क्रोनिया के पैसे लेने की बात कर रहे थे कि पूरा वर्ल्ड कप फिक्स था। ये लोग वो बता रहे थे जो शायद होने का उन्हें शक था। मुझे पहले से ही हर गेम का रिजल्ट पता था। हमने देखा कि टॉप क्रिकेटर्स और टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स मैच फिक्सिंग को बहुत हल्के में ले रहे थे। हैंसी के कांड ने बहुत गुस्सा पैदा कर दिया था, और तभी खबरों का बाजार गर्म हो गया। हमारे अंदर एक तरह का डर बैठ गया था, अगर हमने स्टोरी ब्रेक नहीं की तो किसी को पता चल जाएगा। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। लेकिन मिंटी ऐसे शख्स थे जो एक वक्त में एक ही कदम उठाना चाहते थे। हमने लोगों के विश्वास का फायदा उठाया। हमने उन्हें डसा। मैं एक भी शब्द गलत नहीं होने दे सकता था। 4-5 दिन बाद मनोज ने कॉल करके पूछा, क्या काम हो गया? एडिट हो गया क्या? फिल्म तैयार हो गई? कुछ भी मतलब हम यहाँ पर मैगी नूडल्स बना रहे थे क्या? ये सीरियस मामला था, और कभी कभी मैं गुस्सैल और पागल भी हो जाता हूँ जब जरूरत पड़ती है। उस हॉल में करीब 40 कैमरास और 100 जर्नलिस्ट थे। हॉल खचाखच भरा था। इंटरनेशनल मीडिया, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, सबको पता चल गया था। और इसके किरदार थे क्रिकेट के जाने माने लोग। जाहिर है इसमें सबकी दिलचस्पी थी। हमने टेप की एक कॉपी राष्ट्रपति को भेजी, क्योंकि हमें डर था कि हमारी टेप जब्त कर ली जाएंगी, और पता नहीं था कि एक्शन लिया भी जाएगा या नहीं। और आखिरकार 2 बजे फॉलन हीरोज नाम की डॉक्यूमेंट्री की फाइनल कॉपी प्रेस को दिखाई गई। पहली बार जब वो टेप्स सामने आई तो सबके होश उड़ गए। मेरे ख्याल से सभी ने इस प्रॉब्लम को उतना सीरियसली ना लेने की गलती की जितना उन्हें लेना चाहिए था। जो हो रहा था उसे देखकर शायद लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। बोर्ड ऑफिशियल्स को ये कहता सुन मेरा दिल बैठ गया कि क्रिकेट खत्म हो गया, अब सब क्रिकेट छोड़ देंगे। मैं सच कह रहा हूँ, वक्त आ गया है। क्रिकेट जब खत्म हो ही रहा है तो ऐसे में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया था कि इंडिया में मैच फिक्सिंग बड़े पैमाने पर चल रही थी, और क्रिकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता था क्या हो रहा था। क्रिकेट के फैंस को बहुत तकलीफ पहुंची थी। लग रहा था जैसे क्रिकेट की पहचान खतरे में पड़ गई है। मनोज बहुत ज्यादा खुश थे कि हम उनके साथ डटे रहे और हमने स्टोरी खत्म की। और तभी उन्होंने हमें उस क्रिकेटर का नाम बताया जिसने उनसे पैसों की पेशकश की थी। जिस नाम का वो जिक्र कर रहे थे वो है कपिल देव। बड़े होते हुए कपिल देव हमारे हीरो थे। सन 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो पूरे देश में एक सुपरस्टार बन गए। प्रभाकर ने कपिल देव का नाम लिया तो वो क्रिकेट के भगवान को चुनौती देने जैसा था। साल 2000 में जब ये सभी बड़े खुलासे हुए तो पता चला मामला कितना संगीन था और सब इसे सुलझाना चाहते थे, और पॉलिटिशियंस के लिए भी ये एक भुनाने लायक मुद्दा बन गया। मैं समझता हूँ सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। उनके पास सबसे काबिल लोग हैं और इंडिया में वही आखिरी उम्मीद है। मैं अपने ऑफिस में था जब मुझे सीबीआई चीफ का फोन आया। वो चाहते थे कि सबसे माहिर लोग ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने पूछा कि क्या आपकी यूनिट इसे हैंडल कर सकती है। कभी क्रिकेट का शौक नहीं रहा। मेरी दिलचस्पी तो घुड़सवारी और बॉक्सिंग में ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे उन पर तो यकीन करना बहुत मुश्किल था।
हम किसी ऐसे खिलाड़ी से जो देश के लिए खेल रहा हो गेम बेचने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? तो मैंने वो केस ले लिया और कहा क्यों नहीं सर, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल है। सीबीआई की जांच एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। सब उसके बारे में जानना चाहते थे। पूरे देश की निगाहें सीबीआई पर टिकी थीं कि क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। हालांकि ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस था जिससे लोगों की इज्जत बच जाती या मिट्टी में मिल जाती, पर मैंने उन कुछ खास लोगों तक पहुंच बना ली थी जो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। सीबीआई की काबिलियत ज्यादातर दूसरे मामलों में भ्रष्टाचार उजागर करने की थी, पर क्रिकेट में नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये केस कितना बड़ा होने वाला है। देखा जाए तो जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमारे पास मनोज प्रभाकर का लगाया हुआ सिर्फ एक ही आरोप था कि कपिल देव ने उन्हें 25 लाख रुपए की पेशकश की थी। लोग जानना चाहते थे कि क्या मनोज के लगाए आरोपों में कोई सच्चाई थी। हमें पता था कि सीबीआई की हमारे किए काम में दिलचस्पी होगी। हमने वो स्टोरी की और सीबीआई हमारा सारा मटेरियल लेना चाहती थी। प्रभाकर को पूरा यकीन था कि टेप देखने के बाद सीबीआई कुछ इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। सभी जानकारियां इकट्ठी की जो उन टेप्स में थी। उस वक्त कई आरोप लगाए जा रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ठोस सबूत था जिससे बिना किसी शक के किसी पर कार्रवाई की जा सके। हिडन कैमरास के साथ स्टिंग करने में परेशानी ये थी कि वो सबूत ज्यादातर बातचीत पर आधारित थे। उनके पास कोई पुख्ता या ठोस सबूत नहीं था, पर आरएन सवानी एक बहुत स्मार्ट ऑफिसर थे। वो मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। तहलका टेप्स ने क्रिकेट की दुनिया की सच्चाई को उजागर किया और इल्लीगल बुकीज का रोल भी दिखाया। सीबीआई को पता लगाना था कि क्या प्लेयर्स भी मिले हुए थे और ये भी कि बुकीज के साथ उनकी सांठगांठ कैसी थी। मेरी टीम ने हर उस बुकी की जानकारी जुटाई जिसे देश के किसी भी पुलिस स्टेशन ने कभी भी गिरफ्तार किया हो। जांच का दायरा मुंबई, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान तक फैल गया। सिर्फ पहले हफ्ते में ही देश के 209 टॉप बुकीज हमारी लिस्ट में आ चुके थे। हमें एक सिस्टम का पता चला जिसे कहते थे डब्बा सिस्टम। सिग्नल 85 ये सिस्टम सभी बुकीज को एक ही टाइम पर ऑड रेट्स ब्रॉडकास्ट करता था। 85 हर बुकी अपने ऊपर किसी और से डील कर रहा था और ये एक तरह की सीढ़ी है जो ऊपर उस शख्स तक जाती है जो इसमें सबसे ज्यादा पैसे बना रहा था। जैसे ही हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, ये साजिश और ज्यादा बड़ी होती गई। पता चला कि बुकीज को क्रिमिनल्स कंट्रोल कर रहे थे जो दुबई और शारजा में बैठे थे। शारजा तो मिडिल ईस्ट का लास वेगस था। कई इंडियंस एक दिन शारजा जाकर मैच देखने का सपना देखते हैं। टेलीविजन स्टार्स, मूवी स्टार्स, उनके बड़े बड़े सनग्लासेस और बाकी का फैशन, और इन सब के बीच बैठा होता है एक आदमी, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। वो ड्रग्स के धंधे के लिए जाना जाता है। जो भी उसे वक्त पर पैसे नहीं देता वो उसे मरवा देता है। वो वहां बैठकर फोन पर बात कर रहा होता, जाहिर है ऑर्डर देता कि गेम में क्या होना चाहिए। और इसलिए उन दिनों जो लोग क्रिकेट में थे उन्हें अंडरवर्ल्ड के प्रेशर का सामना करना पड़ता था। आपको समझना चाहिए कि बुकीज की दुनिया एक खतरनाक दुनिया है। माफिया के लोग अपना कायदा तोड़ने वाले किसी आदमी को कभी माफ नहीं करते। तो कोई भी सामने आकर ये नहीं बताना चाहता था कि खेल में क्या धांधली चल रही है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी कामयाबी आई साउथ अफ्रीका से। जब सीबीआई की जांच चल रही थी तभी साउथ अफ्रीका ने किंग कमीशन का गठन किया हैंजी क्रॉने के इकबालिया बयान की जांच करने के लिए। मैं अपनी नैतिक और पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहा। मैं ईमानदार नहीं रहा और उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी बदल गई थी। वो अपनी कुर्सी में झुक कर बैठे थे।
लेकिन किंग कमीशन में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब हेंजी क्रॉने ने इलीगल बेटिंग के ग्लोबल नेटवर्क के तार इंडिया से जोड़े। क्रॉने ने कहा कि उसकी पहचान किसी बुकी से कराई गई थी। नाम था एमके गुप्ता। उन्होंने बाकी प्लेयर्स से बात करने को कहा और ऐसा करने के लिए मुझे लगभग $30,000 कैश में देने की पेशकश की। ये बहुत बड़ा खुलासा था। हमें एहसास हुआ कि ये आदमी हमारे बहुत काम आएगा, लेकिन एमके हमारी बुकीज की लिस्ट में नहीं था, तो हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। आखिर एमके गुप्ता कौन था? कोई नहीं जानता था वो कैसा दिखता है। क्या उसके पास बॉडीगार्ड्स थे? क्या अब उसके पास बाउंसर्स थे? हम उसके घर गए, उसके घर की तलाशी ली, हम उसके रिश्तेदारों के घर गए। हमें पता चला कि उसकी एक ज्वेलरी शॉप थी जिसे उसके पिताजी संभाला करते थे। मुझे उसके पड़ोसियों से पता चला कि वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, और शायद ऐसा करना सही भी था क्योंकि उसका धंधा ही कुछ इस तरह का था। जैसे ही वो खबर टीवी पर दिखाई गई, वो गायब हो गया और वो कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन वो जान चुका था कि अब सीबीआई उसके पीछे पड़ी है और वो उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए उस पर सामने आने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।